हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत ही गरीब औरत थी जिसका नाम आयशा था। वो एक छोटे से गांव में रहती थी जहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। आयशा के शौहर की मौत हो चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक बच्ची थी जिसे वो पाल रही थी। इतनी मेहनत से थक जाने के बाद भी आयशा को काफी पैसे नहीं मिलते थे कि गुजर बसर हो सके। पास ही एक छोटी सी दुकान होती थी जहां से वो घर के लिए कुछ रोटी और सब्जियां खरीदती थी। मगर कभी कभार उसकी बच्ची को दूध भी नहीं मिलता था क्योंकि वो पैसे नहीं दे पाती थी। आयशा के गांव में बहुत से लोग उनके साथ बदसलूकी करते थे। वो इनसे कुछ नहीं कहती थी क्योंकि इनके पास खामोशी के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक दिन आयशा की बच्ची को बहुत तेज बुखार हुआ। इसके पास पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास ले जाए। वो बहुत परेशान हो गई थी और दुआ करती रही कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे और वो बच्चे के लिए दवा ला सके। अकेली औरत भी क्या कर सकती है, या रो ले या फिर परेशान हो जाए। गुर्बत वैसे भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, खास तौर पर जब सामने औलाद बीमार हो और माँ कुछ भी न कर सके। और बेचैनी में अंदर बाहर हो रही थी। अभी वो घर के बाहर परेशानी में दाएं बाएं देख रही थी कि सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो पास आकर बोला, बीबी ये कुछ पैसे मेरे साहब ने दिए हैं, हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। साहब की नज़र तुम पर पड़ी, उन्हें लगा तुम परेशान हो, बस बहुत नरम दिल हैं। फौरन कहा, ये रकम इस खातून को दे आओ। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आयशा हैरानी से कभी गाड़ी को और कभी रकम को देखती। उसने फौरन वो रकम ले ली और बहुत सी दुआएं देकर कहा, अपने साहब को कहना मैं मांगती नहीं, मगर इस वक्त मजबूर हूँ। बेटी बीमार है और दवा के पैसे नहीं थे। खुदा ने आपके साहब को फरिश्ता बनाकर भेजा है, शुक्रिया अदा करना। वो ये कहकर अंदर बच्ची को उठाने गई। बच्ची 12-13 साल की थी। आयशा की आंखों से आंसू जारी थे, कुछ खुशी के कुछ शुक्राने के। वो बच्ची को बाहर लाई और रिक्शे का इंतजार करने लगी। सामने चौधरी साहब की गाड़ी भी तकरीबन ठीक हो गई थी। गाड़ी वाले साहब, जिनका नाम फारूक था, उनकी नज़र आयशा पर पड़ी जो रिक्शे के लिए नजरें दौड़ा रही थी। वो गाड़ी लेकर इसके पास आए और बोले, बीबी बैठ जाओ, हॉस्पिटल छोड़ आते हैं। आयशा पहले हिचकिचाई, मगर जब उन्होंने कहा कि बच्ची की तबीयत ना बिगड़ जाए, जल्दी डॉक्टर को दिखा लो, तो वो फौरन बैठ गई। फारूक कौन था? एक बहुत अमीर आदमी था जिसका नाम फारूक था। वो एक बहुत बड़े शहर में रहता था जहाँ उसके पास बहुत सारी दौलत थी। फारूक के पास कई गाड़ियाँ, फैक्ट्री और एक बड़ा बंगला था। वो रोज़ बहुत से लोगों को मदद करता था। इसका एक ही बेटा था, तकरीबन 16 साल का हो चुका था। उसे एक अजीब सी बीमारी थी। उसका बेटा बैठे बैठे अचानक उसके हाथ मुड़ जाते थे और 1000 कोशिश के बाद भी ठीक न होता था। कई डॉक्टरों को दिखाया मगर दवा से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता था। फारूक और उसकी बेगम अपने इकलौते बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान और फिक्रमंद रहते थे क्योंकि हाथ की तकलीफ में वो बहुत ज़्यादा चीखता चलाता था। डॉक्टरों के साथ साथ वो दोनों बच्चे को लेकर अब आमलों के पास भी जाने लगे। गर्जमंद दीवाना होता है। ये दोनों भी दीवाने की तरह बेटे की बीमारी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते थे। एक बार किसी के बताए हुए आस्थाने पर बेटे को लेकर गए। उसे सारी हकीकत बताई और अपनी परेशानी भी। इस बाबे ने बच्चे को पहले अच्छी तरह देखा, इसके बाजू को दबा दबा कर चेक किया, बच्चे की आंखों में झांका, फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, दरअसल इसे नजरे बद है और बड़ी गहरी है, इसको आराम आ जाएगा मगर थोड़ा वक्त लगेगा। या तो इसकी शादी जल्द कर देना तो ये हो सकता है जल्द ठीक हो जाए। जब शादी करोगे तब इसे लेकर मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा कि क्या करना है जिसकी वजह से ये ठीक हो पाएगा। हाँ, ये दम वाला तेल ले जाओ, सुबह शाम इसके बाजू पर हल्का सा मिसाज कर देना। अभी ऐसे ही काम चलाना। हाँ, शादी के बाद का अमल फिर बताऊंगा। फारूक और उसकी बेगम बच्चे को लेकर वहां से वापस आ गए। फारूक को पैसों के बारे में कोई फिक्र न थी। इसके पास सब कुछ था, बहुत सी नेमतों का मालिक था और महबूब शख्सियत था। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था। एक दिन फारूक के दिल में एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। अजीब सी तबीयत रहने लगी। वो खुशी नहीं महसूस कर रहे थे, ना ही उसे सुकून था, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मिजाज में ये बेचैनी कैसी और क्यों है। इस बेनाम सी परेशानी का सबब मालूम करने के लिए उसने बहुत सोचा, क्या वजह हो सकती है, मगर कोई सिरा हाथ न आया। आखिरकार एक दिन फारूक ने अपने दोस्त से बात की और अपने दिल की हालत बताई। दोस्त ने फारूक से कहा कि शायद वो मादा पसंदी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है ये फिक्रमंदी किसी आने वाली परेशानी की निशानदेही कर रही हो। दोस्त ने उसे कहा कि वो कोशिश करे कि किसी मोहताज की मदद करे, किसी के काम आए, किसी बेसहारा की मदद करे। मुमकिन है कि उससे आने वाली मुसीबत टल जाएगी और इसके दिल को सुकून मिले। फारूक ने अपने दोस्त की बात सुनी और उस पर अमल करने की ठान ली। वो साथ दुआ भी करता कि उसके हाथ से किसी की मदद करके अगर दिल को सुकून मिलता है तो मौला मुझसे ये काम जरूर ले। एक दिन वॉक के दौरान उसने एक दुकानदार को देखा जिसकी छोटी सी दुकान थी जिसमें मुख्तसर सी चीजें थीं।
आदमी कुछ बूढ़ा भी था। फारूक ने फौरन उसकी दुकान से जाकर बहुत सारी बिलावजह चीजें ली। वो शख्स बेहद खुश हो गया और उसका तकरीबन सारा माल बिक गया। फारूक साहब ने उससे कहा कि मैं तुम्हारी दुकान में और माल डाल देता हूँ, मेरी तरफ से तोहफा समझ लेना। वो गरीब आदमी खुशी से फूला नहीं समाता था। उसने फारूक साहब के हाथ चूमे और ढेरों दुआएं दी। फारूक साहब के दिल को कुछ तसल्ली हुई, मगर मुकम्मल सुकून न था। फारूक ने इन गरीबों की मदद करना शुरू की। उन्हें अपने बेटे दानियाल की भी बहुत फिक्र थी। अक्सर उसके बाजू का मसला शुरू हो जाता और फिर दर्द से उसकी बुलंदो बाला चीखें कई कई रात इन दोनों मियाँ बीवी को सोने नहीं देती थी। वो तेल जो आमिल बाबा ने दिया था वो भी ज्यादा देर असर नहीं दिखाता था। बस जरा दर्द में कमी हो जाती थी, मगर हाथ उसी तरह रहता था। माँ बाप बच्चे का दर्द महसूस करके रोते, तसल्ली देते, मगर कुछ ना कर सकते थे। अब दानियाल 17 साल का हो चुका था। एक दिन फारूक साहब अपने ऑफिस से घर जा रहे थे कि अचानक एक औरत सड़क क्रॉस करते करते उनकी गाड़ी से टकरा गई। ड्राइवर ने वक्त पर ब्रेक लगा तो ली, मगर उसको गाड़ी लगी और वो सड़क पर गिर गई। फारूक साहब घबराए हुए तेजी से गाड़ी से उतरे और जल्दी से इस औरत को सहारा दिया। उसे चोट तो नहीं आई थी, मगर उससे अपने से ज्यादा वहां बिखरने वाले सालन का गम था। वो जो बाजार से लेकर घर जा रही थी, उसे अपनी बच्ची के खाने की फिक्र थी। इसके माथे से खून निकल रहा था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं था, मगर तकलीफ थी। वो बार बार कमर पर हाथ रखकर कह रही थी, मेरा सालन गिर गया, मेरी बच्ची भूखी रहेगी। अब ये क्या किया? जब फारूक साहब ने तसल्ली देते हुए गौर से देखा तो वो वही आयशा थी जिसके घर से कुछ फासले पर फारूक साहब की गाड़ी का टायर बदलते हुए आयशा को बीमार बच्ची के लिए पैसे दिए थे और फिर उन्हें हॉस्पिटल भी छोड़ कर आए थे। पास खड़ा ड्राइवर भी पहचान चुका था। फौरन बोला, सर ये तो वही खातून है, याद है कुछ? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फारूक साहब ने हाँ में सर हिलाया और बोले, बीबी मैं आपको इससे ज्यादा सालन ले देता हूँ, आप मेरे साथ आओ, मरहम पट्टी के बाद आपको ज्यादा सा सालन लेकर घर छोड़ दूंगा। आयशा को इस वक्त सिर्फ खाने की फिक्र थी। वो अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही थी। हाँ साहब, खुदा के लिए मुझे सालन ले देना, मेरी बच्ची कल की भूखी है, बड़ी मुश्किल से पैसे मिले थे, इसके लिए खाना ले जा रही थी। वो गाड़ी में बैठे हुए बोल रही थी, हाँ हाँ फिक्र ना करो, अभी लेकर चलते हैं। वो इसे लेकर करीब ही डॉक्टर के पास गए, सारा चेकअप करवाया, मरहम पट्टी करवाई और दवा लेकर गाड़ी में बिठाया। इसके बाद फारूक साहब ने एक होटल से 3-4 किस्म के मुख्तलिफ खाने और नान पैक करवाए और गाड़ी में बैठते हुए आयशा से कहा, मैंने तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के लिए काफ़ी सारा खाना पैक करवा लिया है, बेफिक्र होकर जाओ। अब ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? उसने जगह बताई और शुक्रिया अदा किया। तब फारूक साहब ने उससे पुराना वाक़या याद करवाया। तब आयशा को सब याद आ गया। उसने कहा, आप हमेशा फरिश्ता बनके मेरी मुश्किल वक्त में काम आते हैं साहब। नहीं, इस बार तो मेरी गाड़ी ने तुम्हें जख्मी कर दिया। फारूक साहब ने हंस कर कहा, मगर साहब इन जख्मों ने मेरे 2-4 दिन की फिक्र ख़त्म कर दी है। इतना बहुत सा खाना हम दोनों माँ बेटी के लिए बहुत है, बच्ची पेट भर कर खाएगी तो मेरा हर दर्द ख़त्म हो जाएगा। आप तो मसीहा हैं साहब जी। आयशा ने रोंदी हुई आवाज़ में कहा, अच्छा तुम्हारा शौहर क्या करता है और घर में और कौन कौन है? पुरानी सी गली के करीब पहुंचकर फारूक साहब ने पूछा, शौहर होता तो मैं यूं मारी मारी न फिरती साहब, बच्ची के सर से बाप का साया बहुत पहले ही उठ गया था। ससुराल वालों ने ये कहकर निकाल दिया, बेटा नहीं रहा तो तुमसे क्या रिश्ता, माँ बाप होते तो पास रख लेते, बस किसी खुदातर्स आदमी ने एक कमरा दे रखा है। घरों में काम करके जो मिलता है वो कुछ कमरे का किराया दे देती हूँ, कुछ बिल। इस बार पैसे जल्दी ख़त्म हो गए थे, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है न जी, बस यहाँ पर ही उतार दें, इस गली में कमरा है। वो एकदम बोली। गाड़ी रुक गई। फारूक साहब ने कुछ देर सोचा और बोले, ये कार्ड रखो, इस पर फ़ोन नंबर लिखा है, 2 दिन बाद मुझे फ़ोन करना, मैं बेगम साहिबा से बात करता हूँ, उन्हें घर के काम के लिए एक चाहिए थी औरत, तुम्हारा भी मसला हल होगा और हमारी बेगम का भी। फारूक साहब ने कार्ड देते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा। आयशा कार्ड लेकर शुक्रिया अदा करते हुए बोले, खुदा आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, और चले गए। ड्राइवर और फारूक साहब भी अपने बंगले की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, सर बेगम साहिबा के पास तो काम के लिए हैं, फिर आपने क्यों कहा कि उन्हें ज़रूरत है? फारूक साहब बोले, हाँ जानता हूँ, लेकिन आयशा काफ़ी परेशान और ज़रूरतमंद लग रही थी, इस तरह उसकी रिहाइश का मसला हल हो जाएगा और घर में कोई ना कोई काम ही निकल आते हैं, देख लूँगा। फारूक साहब ने अपनी बेगम को सारी बात बताई और कायल किया उसे सर छुपाने के लिए डेरे पर जो खाली क्वार्टर है दे देते हैं और उसकी बेटी को स्कूल में डाल देंगे। कहती है लायक है, पहली 5 जमातें पढ़ी थी, फिर हालात की वजह से छोड़नी पड़ी। घर के कामों में लगा लेना, खुदा ने हमें बहुत दिया है और पता नहीं किसके नसीब का हम खा रहे हैं। उनकी बेगम भी खामिद की तरह नरम दिल की मालिक थी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है आप बुला लें, मैं दूसरी मुलाजमा से कहूँगी उसे काम समझा दे। अगले दिन फारूक साहब का ड्राइवर आयशा को बताया कि फारूक साहब ने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और क्वार्टर भी। चौधरी साहब बहुत नरम दिल हैं और उनकी बेगम भी तकरीबन ऐसी ही हैं, ऐश करोगी तुम वहाँ। अच्छा मैं 2 दिन बाद आऊँगा तुम्हें लेने, तुम अपना सामान बांध लेना, टूटा फूटा यही रहने देना,
क्वार्टर में सामान है, वो कहकर चला गया। आयशा सिर्फ जी जी करती रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुदा इस तरह भी मेहरबान होता है, बैठे बिठाए हर मुश्किल का हल निकाल दिया। वो अंदर आई और वजू करके शुक्राने के नफल पड़े। बेटी को सारी बात बताई और कहा, अब हमें पैसों की कोई फिक्र ना होगी। अल्लाह ने ऐसा सबब पैदा कर दिया है कि सारे मसाइल हल हो गए। वो दोनों खुशी खुशी सामान पैक करने लगे। सारी फालतू टूटी चीजें उन्होंने कबाड़ी में बेच दी। अब मुख्तसर सा सामान था। 2 दिन गुजरने के बाद वो ड्राइवर फिर आया और बताया, मैं लेने आया हूँ। दोनों ने गाड़ी में सामान रखा। कमरे के मालिक को पहले ही बता दिया था। वो खुशी खुशी ड्राइवर के साथ आ गई। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। आयशा और उसकी बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 मिनट बाद ही ये बड़ा सा दरवाजा खुला और गाड़ी अंदर चली गई। दोनों माँ बेटी हैरत से मुंह खोले दाएं बाएं देख रही थी। दाएं बाएं काफी बड़ा बाग था जिसमें सब्जा ही सब्जा था। तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खूबसूरत दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के गमले दीवारों पर लटक रहे थे। आयशा की बेटी, जिसका नाम साइमा था, उसने पहली बार ऐसी कोई जगह देखी थी। आयशा के लिए भी ये एक अलग ही दुनिया थी, मगर वो बड़े लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी कि उनका रहन सहन कैसा होता है। लोगों के घरों में काम कर करके और बातें सुनकर बहुत कुछ पता चल जाता है। गाड़ी से उतरकर दोनों मुंह उठाकर इधर उधर देख रही थी। दूर लॉन में चौधरी साहब और उनकी बेगम बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को आवाज़ दी कि उन्हें इधर ही ले आओ। ड्राइवर आयशा और उसकी बेटी को इधर ले गया। करीब पहुंचकर दोनों ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो साइमा? फारूक साहब ने आयशा की बेटी का हाल पूछा और साथ ही अपनी बेगम को बताया, यह है आयशा और इसकी बेटी साइमा। इस दिन मेरी कार से यही टकरा गई थी। जख्म भर गया है आयशा? उन्होंने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। जी सर, काफ़ी बेहतर हो गया है, बस अब तो हल्की सी दर्द है और निशान बाकी रह गया है। आयशा ने बड़े अदब से जवाब दिया। बेगम साहिबा ने भी दोनों का हाल पूछा और इधर उधर की चंद बातों के बाद ड्राइवर को कहा कि इन्हें ले जाकर अपने डेरे का वो क्वार्टर दिखा दो ताकि ये सामान रख सकें। आयशा और साइमा दोनों ने शुक्रिया अदा किया और ड्राइवर के साथ वापस गाड़ी में बैठ गए। फारूक साहब का डेरा कुछ ही फासले पर था। गो कि आयशा के लिए ये पैदल का रास्ता था, मगर बड़े लोगों की बड़ी बातें। वो लोग गाड़ी पर आते जाते थे। ये डेरा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। ड्राइवर उन्हें अंदर ले गया। क्या खूबसूरत जगह थी। एक बड़ा सा कमरा था, साथ ही एक और कमरा अटैच बाथ और कुछ फासले पर किचन। बड़ा सा लॉन जिसमें खूबसूरत फूल लगे हुए थे। एक प्यारा सा झूला भी था जिसे देखकर साइमा के होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट आ गई। वो चीजें रखकर फौरन झूले पर बैठ गई। अब ड्राइवर जा चुका था। उन्होंने एक जगह अपना सामान रखा और फिर दोनों ने पूरे क्वार्टर को घूम फिर कर देखा। इतना बड़ा और साफ सुथरा, उनकी तो लॉटरी ही निकल आई थी। नया बेड, नया सामान, किचन में भी सब जरूरत की चीजें मौजूद थी। उनकी खुशी का तो ठिकाना न था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने पूछा, कौन? तो ड्राइवर ने बताया, बीबी, कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। आयशा ने दरवाज़ा खोल दिया। ड्राइवर ने किचन में काफ़ी सारी सब्जियां, गोश्त और चाय का सामान और ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें रख दी और बोला, बीबी ये आपके काफ़ी दिन चल जाएगा सामान, तब तक तुम्हें इन जगहों का पता भी चल जाएगा, फिर जाकर खुद चीज़ें ले आना। यहाँ कुछ ही फासले पर बाजार है, ज़रूरत की तमाम अशिया वहाँ मिलती हैं। एक क्लिनिक भी है, कभी दवा की ज़रूरत हो तो ले आना। अच्छा मैं चलता हूँ। जाते जाते वो फिर रुक कर बोला, और हाँ याद आया, साहब ने ये मोबाइल तुम्हारे लिए भेजा है। इसमें मेरा नंबर सेव है और बेगम साहिबा का भी, इस डॉक्टर का भी। साहब ने कहा है कि कोई ज़रूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। आयशा ने खुशी से फ़ोन लिया और कहा, बेगम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। ये लोग तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। खुदा उन्हें बहुत नवाजे, बहुत खुशियाँ दे जी। ड्राइवर आमीन कहकर चला गया। आयशा ने कुंडी लगाई और अंदर आकर साइमा को मोबाइल दिखाया। दोनों काफ़ी देर इसमें देखते रहे। फिर दोनों ने मिलकर फ्रिज में चीज़ें रखी और बाकी सामान समेटा। नरम नरम बिस्तर पर लेटकर सुकून से कुछ देर दोनों सो गईं। आयशा की आंख जल्द खुल गई क्योंकि उसके जहन पर सवार था कि अभी हांडी भी बनानी है। ऐसी सुकून भरी नींद उसे शायद ही पहले कभी आई हो। उसने उठकर एक लंबी अंगड़ाई ली कि जैसे अपनी सदियों की थकन को उतारा हो और किचन में जाकर हांडी बनाने लगी। शाम भी इसी तरह गुजर गई। रात का खाना खाकर दोनों देर तक बातें करती रहीं। अब अगले दिन उन्हें साहब के बंगले में जाना था। अब तो जो भी काम देंगे मैं करूँगी। आयशा ने बेटी से कहा, साहब ने हम पर इतनी मेहरबानी की है, उनका एहसान है हमें उनका ख्याल दिल लगा कर करना चाहिए। बिल्कुल अम्मा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल किया है। साइमा ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा। काफ़ी देर बातें करने के बाद दोनों माँ बेटी सो गईं। सुबह उठकर नाश्ते से फारिग ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और आयशा ने जाकर देखा तो फारूक साहब का ड्राइवर ही था। सलाम बीबी, आ जाओ, मैं आपको लेने आया हूँ। ड्राइवर ने कहा, साहब की तरफ जाना है ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं साइमा को लेकर आती हूँ। आयशा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा और जल्दी से अंदर जाकर बेटी से कहा कि बाहर गाड़ी हमें लेने आ गई है, चलो साहब की तरफ जाना है। आयशा ने फ़ोन पकड़ा और क्वार्टर को ताला लगाकर
दोनों बाहर निकल आईं। गाड़ी में जल्दी फारूक साहब की तरफ पहुंच गईं। सीधा बेगम साहिबा के पास गईं ताकि घर का काम समझ सकें। बेगम साहिबा ने हाल अहवाल पूछा। कोई मसला तो नहीं हुआ? रात आराम से गुजरी? सब चीजें मिल गई थीं? उन्होंने आयशा से मुस्कुराते हुए पूछा। जी बेगम साहिबा, अल्लाह का बहुत एहसान है जो आप जैसे सखी दिल वालों से मिलवा दिया। सब कुछ मिल गया, बहुत शुक्रिया। अब आप हमें बता दें हमें क्या करना है। आयशा ने बड़े एहतराम से उन्हें जवाब देते हुए कहा, हाँ आयशा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, कल ही धुले हैं, और साइमा को अपने साथ ही लगा लो। इसे घर ही पढ़ाने का इंतजाम भी कर देंगे। अभी कपड़े हैंगर में लटकाने सिखा दो, फिर किचन का थोड़ा सा काम है वो बाद में करना। साइमा से सब्जी पड़ी है वो बनवा लेना। बेगम साहिबा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जी बहुत अच्छा, अभी कर देती हूँ। वो कमरे में चली गई। बेगम साहिबा ने एक और मुलाजमा को साथ भेजा ताकि घर दिखा दे। आयशा जल्दी जल्दी काम करने लगी। इधर आधा दिन गुजर गया, सारा काम हो चुका था। आयशा ने बेगम साहिबा को बताया कि वो अब फ्री हो चुकी है। उन्होंने कहा, अब बेशक चली जाओ क्वार्टर में, अगर जरूरत हुई तो फोन कर दूंगी। जगह का पता चल गया है ना? खुद जा सकती हो या गाड़ी छोड़ाए? नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे, रास्ता समझ आ गया है। दोनों सलाम करके चले गए। बेगम साहिबा ने उनका किया हुआ काम देखा और उन्हें बहुत पसंद आया। वो समझ गई ये काम कर सकती हैं। अब दोनों रोज सुबह आती और अक्सर शाम को वापस जाती थी। कभी कोई काम कभी कोई काम होता था। इसी दौरान बेगम साहिबा ने साइमा के लिए एक टीचर का बंदोबस्त भी कर दिया। वो अच्छी टीचर थी, तकरीबन 2 घंटे पढ़ा कर जाती। साइमा बड़े शौक से पढ़ती थी। उसे पढ़ने का शौक था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वसाइल न होने की वजह से अपने शौक का इजहार अपनी अम्मा से न करती थी, कहीं माँ किसी मुश्किल में न पड़ जाए। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब अल्लाह ने उसके लिए खुद ही रास्ता निकाल दिया था, तो वो क्यों ना इससे फ़ायदा उठाती। रोज़ तेज़ी के साथ साथ पढ़ाई में आगे से आगे बढ़ने लगी थी। इसकी टीचर भी हैरान थी कि वो कितना शौक से पढ़ती है और कितना अच्छा याद कर लेती है। आयशा उसे पढ़ता देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने मालिकों की मेहरबानी पर रश करती थी। इनके हालात भी काफ़ी अच्छे हो गए थे। साइमा ने एक बात नोट की थी कि छोटे साहब अदील साइमा को आते जाते देखते थे, मगर कभी कोई बात न की थी। ऐसी नज़रों को आयशा समझती थी। इन नज़रों में प्यार पसंदीदगी नुमाया थी। चंद बार काम की गढ़ से छोटे साहब के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने अजीब सी चीखों की आवाज़ सुनी थी। इसने बेगम साहिबा से पूछा भी था। उन्होंने कहा फिल्म लगाकर बैठा होगा, कोई खास बात नहीं। आयशा ने सोचा उसको किसी मामले में नहीं बोलना चाहिए। वक्त गुजरता गया। साइमा काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। फारूक साहब अक्सर उसकी जहानत की तारीफ करते थे। वो भले ज़हीन थी मगर बहुत मासूम थी। दुनिया के नशेबो फराज से नावाकिफ खिलती कली थी। अदील जब भी लॉन में बैठा होता उसकी नजरें साइमा पर होती, मगर कभी उसने कोई गलत हरकत नहीं की थी, न कभी उससे कोई बदतमीजी की थी। आयशा ये सब देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी। अपनी बेटी को इस बंगले की मालकिन के रूप में देखने की ख्वाहिश उसके दिल में जागने लगी। वो दुआ करती कि काश बेगम साहिबा को भी वो सब नजर आ जाए वो जो देख रही है। साइमा अपने में मस्त थी। हर वक्त किताब उसके हाथ में होती। कुछ काम अपनी माँ के साथ करवा भी देती थी और फिर किताब लेकर बैठ जाती। पढ़ना उसका पसंदीदा काम था। कभी कुछ समझ ना आता तो वो छोटे साहब यानी अदील से पूछ लेती। अदील बड़ी तवज्जो से इसका मसला हल कर देता। वो भी शुक्रिया अदा करके उठ जाती। बेगम साहिबा उससे कम ही काम करवाती थी। वो भी यही चाहती कि अगर उसे शौक है तो दिल लगा कर पढ़ ले। दोनों जब वहाँ से फारिग होकर अपने क्वार्टर आती तो खाने से फ्री होकर दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करती। साइमा के मुंह से आयशा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी जिससे जाहिर हो कि वो दिल को पसंद करती है, या फिर अदिल ने कभी उसका हाथ पकड़ा हो या कोई इशारतन इजहार पसंदीदगी किया हो। शायद साइमा ऐसी फीलिंग से आज़ाद थी। आयशा ने सोचा कि मासूम है मेरी बेटी, बाहर की दुनिया का नहीं पता, अगर इतने बड़े घर में इसकी शादी हो जाए तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। अब आए दिन आयशा ऐसे ख्वाब देखने लगी, लेकिन उसने इजहार कभी किसी से नहीं किया था। एक दिन अचानक काम करते करते बेगम साहिबा ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे साथ कमरे में आओ। वो उनके साथ चले गई। उन्होंने आयशा को अपने पास बिठाया और बातें करते करते उन्होंने अपने बेटे अदील के लिए साइमा का हाथ मांग लिया। आयशा का तो मुंह खुले का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो ख्वाब वो देख रही थी वो इस तरह पूरा होगा, वो भी बगैर मेहनत किए। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा। बेगम साहिबा ने तो खुद ही उसे ख्वाहिश का इजहार कर दिया था जो आयशा के दिल में पता नहीं कब से चल रही थी। आयशा ने हैरानी से पूछा, बेगम साहिबा आप क्या कह रही हैं? आप कहाँ और कहाँ हम? हमारा कैसा जोड़, और आप सोच समझकर ये बात कह रही हैं? आपने साहब से पूछा ये कैसे मुमकिन है? उसने बाजार हैरत से पूछा। अंदर ही अंदर आयशा के दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर वो फिर अपने कानों से सुनेगी बात पर यकीन करना चाहती थी। हाँ हाँ भाई, फारूक से मैंने खुद 2 बार बात की है, वो भी राजी हैं। बाकी अमीरी और गरीबी इंसान के अपने हाथ में तो नहीं है ना, ये तो सब खुदा की मर्जी है। किसी को बहुत दे दे और किसी को बहुत कम। बस इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, दीनदार हो, इखलाक वाला हो, ख्याल रखने वाला हो। तुम्हारी बेटी में ये सारी खूबियाँ हैं।
आखिर इतने अरसे से तुम हमारे साथ हो, इंसान का पता चल जाता है। मैंने तुम्हारी बेटी में बहुत सारी खूबियाँ देखी हैं और हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें साइमा जैसी ही बहू चाहिए। तुम कुछ ना सोचो अब और बस हाँ कर दो ताकि शादी की तैयारियां शुरू हों। बेगम साहिबा ने एक ही सांस में उसे सारी बात बता दी। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, आपकी बात सर आंखों पर। यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे अजीम लोगों की बहू मेरी बेटी बनेगी। मगर क्या आपने छोटे चौधरी साहब से इस बारे में बात की है, उनकी मर्जी पूछी है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाँ कर दूं और उन्हें इस बात पर एतराज हो। आप पहले उनकी मर्जी पूछ लें। मेरी तरफ से तो आप हाँ ही समझे, बाकी आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वैसा ही होगा। बस अब मेरी इस तसल्ली के लिए एक बार साहब से उनकी मर्जी मालूम कर लें। हम तो आपके गुलाम हैं बेगम साहिबा। उसने जल्दी से बेगम साहिबा का हाथ पकड़कर चूम लिया। आयशा की खुशी की इंतहा न थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे शहर में शोर मचा दे कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने लगी है। इसके लिए तो आज जैसे ईद का दिन था। बेगम साहिबा ने हंसकर कहा, वैसे मैंने अदील से बात कर ली थी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर पूछ लेती हूँ। तुम फिक्र न करो, मैं बात करके तुम्हें बताती हूँ कि उसने क्या जवाब दिया। फिर तो तुम राजी हो ना? उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, मैं तो अब भी राजी हूँ। आयशा ने भी उसकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुरा कर दिया। आयशा ने अपने क्वार्टर जाते ही साइमा को ये खुशखबरी सुनाई। वो हक्का बक्का अम्मा की शक्ल देखने लगी। ये क्या कह रही हैं अम्मा? वो तो साहब लोग हैं और हम, ये भला कैसे मुमकिन है? उसने हैरत का इजहार किया। सब मुमकिन है मेरी बच्ची, अल्लाह बड़ा कारसाज है, देने पर आए तो दिल खोल कर देता है। ना देखता है कि पेमंद लगे कपड़े पहनने वालों को देना है या कम ख्वाब पहनने वालों को। इसका काम तो बस देना है, किसी की भी झोली भर दे। आयशा ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दोनों ने खूब बातें की और सो गईं। अगले दिन चौधरी साहब के घर जाते हुए दोनों के जज्बात में एक अजीब तरह की झिझक थी। साइमा अपने तौर पर एक शर्मीली सोच में थी और आयशा खुशी के तहत आने वाले वक्त को एंजॉय कर रही थी। आयशा हस्बे मामूल अपने कामों में लग गई, मगर साइमा को काम करने से बेगम साहिबा ने मना कर दिया, बल्कि उससे कहा कि तुम पढ़ो बैठकर, तुम कोई काम न करो। साइमा को और क्या चाहिए था? उसे तो पहले ही पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी। उसने किताबें पकड़ी और लॉन में ही पढ़ने बैठ गई। बेगम साहिबा ने उसे 2-4 किताबें और दी ताकि वो अपने इम्तिहान की तैयारी दिल जमी से करे। आयशा जब चाय बना रही थी तो बेगम साहिबा ने उसे अपने पास बुलाया और अपने सामने कुर्सी पर बिठाते हुए कहा कि हाँ, मैंने तुम्हारी तसल्ली की खातिर अदील से बात की थी। उसे कोई एतराज़ नहीं, वो बल्कि खुश हुआ था। मुझे लगता है कि ये उसे पसंद है। अब तुम ऐसा करो कि इन सब बातों को छोड़ो और कुछ अच्छे से कपड़े अपने लिए बना लो। साइमा के लिए मैं खुद देख लूँगी। जहेज़ की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे सामने सब कुछ है, अल्लाह का दिया। इतना है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आयशा ने खुशी से कहा, जैसा आप कहें, मैं आज से ही तैयारी शुरू करती हूँ। वो उठकर जाने लगी तो बेगम साहिबा ने कहा, रुको, मेरे ख्याल में मैं अगले हफ्ते यहाँ ही शादी हो जाए तो बेहतर है। हाँ, सबके सामने मुझे आप ही कह लिया करो, बुरा लगता है बेगम साहिबा कहना। और साइमा को भी समझा देना बेगम साहिबा न कहे। जी बेहतर, जैसा आप कहें बेगम, नहीं आप ही। वो मुस्कुरा कर बोली और चली गई। आयशा के हाथ पांव फूलने लगे। इतनी जल्दी? मगर अच्छा है, कोई धड़का नहीं रहेगा। उसने सोचा। घर जाकर उसने बेटी को बताया। वो भी हैरान और परेशान हो गई। अम्मा, इतनी जल्दी? पर क्यों? मेरी पढ़ाई, ओहो, वो कर लेना बाद में। अभी हमें उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मुझे याद आया कि बेगम साहिबा, मतलब आप ही ने कहा था कि अब काम पर ना आना, ना साइमा को भेजना। 1 हफ्ता तो रह गया है, मुनासिब नहीं लगता। अब हम रोज़ बाजार जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। आयशा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। तैयारियों में ये दिन बहुत तेज़ी से गुजर गए। शादी से 1 रात पहले मिसिस फारूक ने आयशा को बुलवा कर कहा कि क्योंकि अब साइमा इस घर की बहू बन रही है तो तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या आप ही? आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो ये कि अब तुम मेरे घर में नहीं आओगी। देखो, मुनासिब नहीं लगता, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। घर बैठे तुम्हें तनख्वाह इसी तरह मिलती रहेगी। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पूरी कर दी जाएगी। सिर्फ ये एक शर्त है हमारी। आयशा फटी नज़रों से उन्हें देखने लगी। एक ही बेटी और उससे भी ना मिलूं, उसने सोचा, मगर बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर खामोशी से मान गई। दिल बहुत रोया, मगर आंसुओं पर काबू पा लिया। घर जाकर बेटी को बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी किया। शादी हो गई। आयशा ने दुआओं और आंसुओं में बेटी को रुखसत किया। यूँ कहो, बेटी को छोड़कर खुद रुखसत हुई। आयशा उदास रहने लगी, मगर बेटी की और बेगम साहिबा की बात रखते हुए उसने कभी बेटी से राब्ते की कोशिश न की। मगर एक दिन दिल इतना बेताब हुआ कि उससे रहा न गया। उसने रूप बदलकर चौधरी साहब के घर जाने का सोचा। उसने भकारन का रूप धार कर वहां जाने की ठानी। वो वाकई भकारन लग रही थी। चौधरी साहब के घर का गेट खुला था, वो अक्सर ही खुला रहता था। वो अंदर चली गई, मगर ये देखकर उसकी जान निकल गई कि घर के बीच में उसकी बेटी जमीन पर बैठी है और उसके इर्द गिर्द बहुत से बकरे की सिरियां पड़ी हैं। उसके सामने छोटे चौधरी यानी उसका मियाँ बैठा है। एक साइड पर चौधरी फारूक और बेगम साहिबा खड़े हैं। एक कामिल बाबा साइमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता जा रहा था और कुछ पढ़ पढ़कर उसके सामने खड़े बर्तन पर फूंक मारता जा रहा था।
इस बर्तन में शायद पानी था। आयशा छुपकर ये मंजर देखती रही। कुछ देर बाद आमिर ने वो बर्तन उठाया और इसके पानी से छोटे चौधरी के बाजू को गीला किया। फिर वो बर्तन वापस उसी जगह पर रख दिया। 2-3 बार ऐसा करता रहा और बाजू पर पानी डालता रहा। आयशा को वहाँ खड़े घंटा गुजर चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तब अचानक एक मुलाजिमा बाहर से अंदर जाने लगी। आयशा ने फौरन उसे रोककर एक तरफ ले जाकर अपना चेहरा दिखाया और मिन्नत की कि इस रात से पर्दा उठाए और उसे सच बताए। तब उस मुलाजिमा ने बताया कि चंद साल पहले कामिल ने कहा था कि साहब के बाजू ठीक होने के और नजरे बद उतारने के लिए शादी के बाद उसकी बेगम पर यह अमल किया जाए तो तब साहब जी ठीक हो सकते हैं। इसलिए चौधरी साहब ने जल्द शादी की और तुम्हें यहाँ आने से मना किया कि तुम भी माँ हो, बेटी को इस तरह नहीं देख सकोगी। मगर सच पूछो ये नेकी है। अगर साहब ठीक हो जाते हैं तो तुम्हारी बेटी की बहुत कदर बढ़ जाएगी। बस दुआ करो साहब ठीक हो जाएं। वो कहकर चली गई और आयशा जिंदगी के इस खेल पर हैरान थी। बस अब दुआ ही थी अपनी बेटी के लिए। वो चुप करके वहाँ से चली गई। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।